वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम जो है बेसिकली क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे और हम कहेंगे कि वो बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है। अगर वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ऑफकोर्स रोटेशन यानी कि मोशन की वजह से उसके पास कुछ ना कुछ उसने काइनेटिक एनर्जी पोजेस की होगी। तो वही हम जो है कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो के अंदर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी कि उस बॉडी ने क्या काइनेटिक एनर्जी पोजेस की है जब वो रोटेट करी थी किसी गिवन एक्सिस के अबाउट। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एक न्यू टर्म हम डिफाइन करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो भी हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है क्या कंसीडर करना होगा, कोई गिवन एक्सिस हमने कंसीडर करना होगा। तो मान लिया ये कोई एक्स वाई है, ये कोई गिवन एक्सिस है मेरे पास, ठीक है, ये कोई गिवन एक्सिस है और यहाँ पे मैंने जो है एक बॉडी मैंने कंसीडर करी, ठीक है। आर्बिट्ररी बॉडी है, किस तरह भी की भी शेप हो सकती है, ठीक है, इट्स एन आर्बिट्ररी बॉडी। तो हमने जो है यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर करी और मान लिया ये जो बॉडी है ये बहुत सारी जो है पार्टिकल से मिलके बनी है। तो ये बॉडी जो अगर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है तो उसमें से मैंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, जैसे कि ये एक पार्टिकल ये है और इसका मास जो है m1। ऐसे ही एक और मैंने कंसीडर किया, कोई और पार्टिकल है या फिर कोई और एलिमेंट्री मास है जिसका एलिमेंट्री एलिमेंट है जिसका मास क्या है m2 है। ऐसे ही सेकंड आप क्या कंसीडर कर सकते हो, और भी कोई आर्बिट्री आप ले सकते हो, m3 कंसीडर कर सकते हो। इस तरह से हमने ये मान के चला ये जो गिवन बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मासेस। तो इससे मिलके बनी है ये। तो हमने यहाँ पे मासेस कंसीडर करे m1 m2 m3। अब ये जो बॉडी है दैट इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। ये हमने जो एक्स वाई एक्सिस ली है इसके अबाउट जो है ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये बॉडी रोटेट कर रही है, वो इस तरह से रोटेट कर रही है कि हर जो एलिमेंट ऑफ मासेस जो हमने कंसीडर की है ना, हर मास का जो डिस्टेंस है ना इस फिक्स्ड एक्सिस से दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे r1 डिस्टेंस है m1 मास का, r2 डिस्टेंस है m2 मास का एंड r3 डिस्टेंस है m3 मास का। इस तरह से जितने भी मासेस होंगे उन सबके जो डिस्टेंसेस हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सिस। तो हमारी लीनियर वेलोसिटी किस तरह से डिफाइन होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जब डिस्टेंस ही सबका क्या है, डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स जो उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, हर पार्टिकल की या हर एलिमेंट ऑफ मास की जो है वेलोसिटीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये जो बॉडी हमने कंसीडर की है इसमें हर एलिमेंट ऑफ मास की जो है वेलोसिटीज क्या है, लीनियर वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है। बट यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो बॉडी है, बॉडी रोटेट विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो क्या कर रही है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से ही क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो बॉडी है जब रोटेट करेगी तो हर जगह जो है सेम एंगल से ही क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब एंगल सेम होगा, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से डिवाइन होती है, डी थीटा बाय में dt। तो जब ये सभी के साथ जो है सेम ही एंगल से, यानी कि जितने भी एलिमेंट ऑफ मासेस हैं वो भी क्या होंगे, सेम एंगल पे होंगे, ठीक है। तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सबकी सेम होगी। तो यहाँ पे हमने मान के चला है कि ये जो बॉडी है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है क्लास में आपको जो है एक एग्जाम्पल दिया था सन का, कि सन है दैट इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अर्थ और जितने भी है हमारे पास जैसे कि जुपिटर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इस सन के अबाउट रोटेट करते हैं। तो लेकिन इनकी जो डिस्टेंस तो क्या होती है, हर एक के डिफरेंट होते हैं। तो इस केस में जो है लीनियर वेलोसिटी हर एक की जो है वो डिफरेंट होती है। बट ये जो है दोनों के दोनों जो है, या आप कह सकते हो जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सेम एंगल पे ही जो है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो फर्स्ट प्लेनेट हमारा अर्थ यहाँ पे है और मान लो एक और प्लेनेट जुपिटर, वो भी जो है सेम एंगल ही बना रहा है। तो दैट मीन्स जो है एंगल जब सेम है, एंगल कांस्टेंट है, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे सन क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये इसके अबाउट रोटेट करी थी। सिमिलरली ये जो बॉडी है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्स वाई है, कि वो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रही है और हर जगह जो है एंगल क्या है, हर मास जो है वो सेम एंगल पे है, ठीक है। तो इस केस में जो है इन सबकी जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मास, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मास की बात करती हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m1 इंटू v1 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड।
पार्टिकल, मान लो सेकंड पार्टिकल को मैं फर्स्ट पार्टिकल को मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ E1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2v2 राइट। इस तरह से आप सो ऑन निकाल सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी कि मैं हर पार्टिकल का या हर एलिमेंट ऑफ मास का जो है काइनेटिक एनर्जी मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जो इस बॉडी ने पोजेस की है। So that means total kinetic energy is basically the sum of kinetic energy of all the individual पार्टिकल। जितने भी इंडिविजुअल या मासेस है इन सब का काइनेटिक एनर्जी का सम मुझे क्या दे देगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। होल बॉडी की जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m1v1 राइट, प्लस में हाफ m2v2 प्लस हाफ m3v3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज नथिंग बट r ओमेगा राइट, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m1v1 की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, r1 ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2v2 की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे, r2 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि v1 क्या है, r1 ओमेगा है, और v2 क्या है, r2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या था, सब में सेम था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि हमने सिंपली क्या किया है, v1 को क्या सब्सटीट्यूट किया, r1 ओमेगा, v2 को r2 ओमेगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये जो समीशन है यानी कि ये जो पूरी टर्म्स है ये सम है, तो मैं सम का साइन लगा के मैं समीशन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस पूरी टर्म्स को। तो मैं यहाँ पे कैसे दिखा सकती हूँ इसे, तो मैं इस टर्म्स को इस तरह से लिख सकती हूँ, दैट इज समीशन ऑफ हाफ m r स्क्वायर ओमेगा राइट। तो मैंने यहाँ पे जो है कॉमन ले लिया कि सबका मास है m और r ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप लिख सकते हो यहाँ पे, सम n वेरीज टू 1 to n, जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है। तो समीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप यहाँ पे यहाँ पे m1 पुट करोगे इस तरह से, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर खुल के आ जाएगा, तो 2 पुट करोगे इस तरह से, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये समीशन अंडरस्टूड है कि ये समीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सभी टर्म्स का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चाहे आप ये लिखो चाहे ना लिखो, अगर मैं यहाँ पे n लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पे n रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, जब n की वैल्यू 1 पुट करें तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इस तरह से लिखा जा सके। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो इस चीज को कि ये जो सारा सम है दैट इज नथिंग बट हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो समीशन है, क्योंकि ये हाफ ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन है, आ सकता है सब सम में से, तो ये जो सम में से मैं हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ हर टर्म में से, तो इन सब में से भी क्या हो जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, सिर्फ समीशन किस पे आएगा, m r स्क्वायर पे आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या निकल के आई है, हाफ ओमेगा स्क्वायर समीशन m r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो समीशन m r स्क्वायर है दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली क्या निकल के आया है अभी कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो दैट कम्स आउट टू बी हाफ ओमेगा स्क्वायर समीशन m r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी टर्म निकल के आई। तो यहाँ पे जो समीशन m r स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें यही कैलकुलेट करना था, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना था इस बॉडी की, इस एक्सेस के अबाउट, और हमें क्या डिफाइन करना था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना। समीशन m r क्या है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इंडिविजुअल मासेस का प्रोडक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दैट इज समीशन m r स्क्वायर राइट। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर हो गया होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का कैसे निकाला है, इंडिविजुअल मासेस लिए, उन सब का हमने काइनेटिक एनर्जी का सम, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी होल बॉडी का मुझे मिला। अब इसको करने की बजाय अगर मुझे ये पता है कि ये जो होल बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास अगर मुझे पता है और उसका डिस्टेंस अगर मुझे एक्सिस से पता है, तो आई कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट होल बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि सिंपली मुझे क्या पता होना चाहिए, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और उसका जो है डिस्टेंस इस एक्सिस से पता हो, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकती हूँ।
मान लो ये जो होल बॉडी थी हमारे पास, जो हमने कंसीडर करी थी, और ये एक्सिस थी एक्स वाई एक्सिस, तो मान लो ये जो होल बॉडी है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, एंड दैट इज गिवन बाय एम। तो एम कैसे डिफाइंड है? एम इस तरह से डिफाइंड है कि जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ मासेस हमने कंसीडर किए थे उन सबके मासेस का सम हमें क्या मिलता है? टोटल मास, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस इस एक्सिस से मान लो के है, तो एनर्जी ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से भी लिख सकता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दैट इज गिवन बाय नथिंग बट, किस तरह से लिखा जा सकता है इसको, कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से लिखी जा सकती है? दैट इज हाफ ऑफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सो यहाँ पे हमारे पास जो v है दैट इज नथिंग बट v इज आर ओमेगा, r यहाँ पे क्या है? k है, तो k ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें पता है ना हाफ m v स्क्वायर होना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ कैपिटल M k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। दैट इज नथिंग बट, ये भी हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल M है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समीशन M k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आ गई। सो पहले हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था काइनेटिक एनर्जी का, वो एक्सप्रेशन एक बार मैं लिख रही हूँ यहाँ पे याद करने के लिए, कि हमने जो पहले एक्सप्रेशन क्या निकाला था, दैट इज हाफ ऑफ, यही एक्सप्रेशन था आई गेस, है ना। तो यहाँ पे क्या था? हाफ ऑफ समीशन एम आर स्क्वायर था, और ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर क्या था? मल्टीप्लीकेशन में था, राइट। ये हमारे पास निकल के आया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है? ये आई के इक्वल है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई ओमेगा स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये मुझे आपको बताना था कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन हमने निकाला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, वो हमारे पास क्या निकल के आया है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2। ये जो पहले हमारे पास निकल के आई थी दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सेंटर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि समीशन एम आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या है? कैपिटल एम, और कैपिटल एम का डिस्टेंस जो है इस एक्सिस से, यानी कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस एक्सिस से, यानी कि दैट इज के। तो दैट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास इंटू स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो एम के स्क्वायर भी क्या है आपके पास? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ही है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 2 क्या हो सकती है? आई हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लो। तो यहाँ पे हमने आई किसको डिफाइन किया है? आई हमने डिफाइन किया है एम के स्क्वायर को, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम क्या करेंगे? के स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। के स्क्वायर इज नथिंग बट आई बाय में कैपिटल एम, आई बाय में कैपिटल एम, और आई हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है? इक्वेशन नंबर 1 में देखो आई क्या है? समीशन। सो इक्वेशन नंबर 1 में देखो आई क्या है हमारे पास? समीशन। ये इक्वेशन इसे कह लो स्टार। इस इक्वेशन देखो स्टार इक्वेशन में आई क्या था? समीशन एम आर स्क्वायर था। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ कि के स्क्वायर इज नथिंग बट समीशन एम आर स्क्वायर बाय में कैपिटल एम। ये मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया? आई की वैल्यू मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दी? समीशन एम आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे मान के चला लेट अस डिवाइड दिस होल बॉडी इनटू एलिमेंट ऑफ मासेस, ईच मास हैज द ईच एलिमेंट हैज द सेम मास। हमने यहाँ पे मान के चला कि हमने ये जो होल बॉडी है इसको मैंने जो है बहुत सारे एलिमेंट ऑफ मासेस में डिवाइड किया, और वो कितने एलिमेंट ऑफ मासेस में? मान लो मैंने एन एलिमेंट ऑफ मासेस में डिवाइड किया। तो एल एलिमेंट ऑफ मासेस में मैंने डिवाइड किया, और हर एक का जो है मास क्या है? हर एलिमेंट का जो मास है दैट इज स्मॉल एम, ठीक है ना। हर एलिमेंट का मास कितना है? स्मॉल एम है। तो मैं अगर समीशन एम लिखूं तो समीशन एम क्या होगा? एम इंटू एन, यानी कि जितने भी मासेस हैं, जितने सबका मास तो m है, अगर मैं उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी जितने एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यही किया हुआ है, समीशन m इज नथिंग बट m इंटू एम, n इंटू क्या होगा? समीशन r स्क्वायर बाय में कैपिटल M, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये जो समीशन r स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास केस क्या है कि एक्स वाई एक्सिस है आपके पास, एक्स वाई आपके पास एक्सिस है, ये मासेस है, सभी का मास m है, सभी पार्टिकल्स का मास m है, और कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स है, लेकिन इनके डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे r1 m पार्टिकल का मास का डिस्टेंस एक्सिस से r1 है, m2 का क्या है? मान लो r2 है, इस तरह से है। तो यहाँ पे इनके जो है कितने? ये जो m एलिमेंट्स हैं
वो m मासेज हैं, वो n एलिमेंट, n उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब इस बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स हैं m मासेज के। तो हमारे पास जो समीशन आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी जितने भी मासेज हैं उन सबके जो हमारे पास डिस्टेंस है उसका एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, m इंटू एन बाय में कैपिटल M, और यहाँ पे ये समीशन आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि R1 R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n, इन सब का एवरेज, ठीक है। तो यानी कि R1 का स्क्वायर कर दूं प्लस R2 का स्क्वायर अप टू जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तब तक, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है k क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो ये m इंटू एन, यानी कि जितने भी मासेज हैं उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल M बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये चीज तो कैंसिल ही हो गई, कैपिटल M बाय में कैपिटल M करोगे तो कैंसिल हो गया। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n की पावर 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो k निकल के आया है, k इज नथिंग बट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n, जितने हमने पार्टिकल कंसीडर किए हैं या जितने एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं की पावर 1/2। दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट कि हमने यहाँ पे एक न्यू टर्म हमने डिफाइन करी है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का जो है एवरेज क्या देगा, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन देगा। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द होल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ऐसे पॉइंट से जो है डिस्टेंस है, जो ऐसे पॉइंट से डिस्टेंस है जो कि आपका क्या है, जो पॉइंट पे आपका होल मास जो है बॉडी का कंसेंट्रेटेड है और उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो अभी हमने रेडियस ऑफ गायरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमने डिस्कस कर लिया। द लीस्ट थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो रोटेशनल के अंदर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो जितना ज़्यादा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उतना ज़्यादा जो है टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उतना ज़्यादा जो है टॉर्क लगता है, क्योंकि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ये रिलेशन याद रखना। तो जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा और उतना ज़्यादा ही जो है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा है जो बॉडी है वो रोटेट करेगी, उतना ज़्यादा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होगा। तो यही छोटा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपका। तो बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या मेजर करता है, रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करता है। जैसे कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है और जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी मास की वजह से जो उसने कुछ ना कुछ इनर्शिया गेन किया हुआ है। तो जब आप क्या करते हो, जितना ज़्यादा मास होता है लीनियर की बात कर रही हूँ, तो उतना ज़्यादा जो है आप उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा और उतनी ज़्यादा ही आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी एंड आपको लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो ये क्या होता है जब आपके पास, सिंपली बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन की, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतना ज़्यादा ही क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इनर्शिया को ही मेजर करता है। और थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।